सर सोनम रह गई है ज्वाइन करने से, सोनम को ज्वाइन कर। ओके ओके। चलिए आगे करते हैं। अब लिखिए इसी में मैंने क्या कहा था, दिस इज नोन एज जूल थॉमसन दिस एंथैल्पी जो होती है वो आपकी क्या रहती है, हमेशा कांस्टेंट रहती है। किसमें? आपके जूल थॉमसन एक्सपेंशन में जो एंथैल्पी की वैल्यू होती है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। ठीक है, अब लिखिए अब हमें निकालना क्या है ये हमें पता होना चाहिए। ओके, तो लिखिए एट कांस्टेंट एंथैल्पी, at constant, next line से लिखना, at constant enthalpy of the system, at constant enthalpy of the system, at constant enthalpy of the system, the change in temperature, the change in temperature with respect to pressure, मतलब कि प्रेशर के रिस्पेक्ट में अगर हम टेम्परेचर में चेंज करें, किस पर? जब एंथैल्पी क्या है आपकी कांस्टेंट, तो वो आपका क्या कहलाता है? जूल थॉमसन कोएफिशिएंट। ठीक है, तो लिखिए एट कांस्टेंट एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम द चेंज इन टेम्परेचर with respect to pressure, with respect to pressure is known as Joule Thomson, is known as Joule Thomson coefficient। ठीक है, अब मैंने क्या कहा, आपके टेम्परेचर में चेंज हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में? प्रेशर के रिस्पेक्ट में। कब? जब आपकी एंथैल्पी क्या है? कांस्टेंट। तो जो ये कोफिशिएंट है वही क्या कहलाता है आपका? जूल थॉमसन कोफिशिएंट। जूल थॉमसन कोफिशिएंट को म्यू से शो करता है क्योंकि एंथैल्पी कांस्टेंट रहती है, इसलिए इसमें एच को कांस्टेंट कर दिया, म्यू एच। इसको लिख लीजिए, दैट मीन हमें ये फाइंड आउट करना है। ओके, डाल लीजिए रिपीट। ओके, देखो मैंने कुछ बताया ही नहीं है, मैंने भी इतना बताया है कि जब गैस हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ पोरस प्लग के थ्रू जाती है तो गैस का एक्सपेंशन होता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है, सॉरी चेंज हो जाता है, इंक्रीज नहीं चेंज होता है। अब इंक्रीज या डिक्रीज वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। तो टेम्परेचर चेंज हो जाता है, इसी को हम बोलते हैं जूल थॉमसन एक्सपेंशन। ठीक है, आगे मैंने आपको बताया कि अगर आप एंथैल्पी इसमें क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। तो एंथैल्पी कांस्टेंट होने पे एच, एंथैल्पी को शो किससे करते थे? एच से। एंथैल्पी कांस्टेंट होने पे टेम्परेचर में प्रेशर के साथ चेंज होना ही आपका क्या कहलाता है? जूल थॉमसन कोफिशिएंट। दैट मीन हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? डेल टी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट एच पे, और जो वैल्यू आएगी वही क्या होगी? आपकी जूल थॉमसन कोफिशिएंट। ठीक है, इतना ही बताया है मैंने, और कुछ बताया ही नहीं। चलिए लिखिए according to Joule Thomson expansion, according to Joule Thomson expansion, H क्या है आपका? कांस्टेंट है, मैंने बार बार बोल रही हूँ, एंथैल्पी आपकी क्या है? कांस्टेंट। तो एंथैल्पी में चेंज कितना हो जाएगा बेटा? 0। ठीक है, अब आप जानते हो फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एंथैल्पी, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एंथैल्पी क्या होता है? H इक्वल्स टू U प्लस PV, यही होता है। तो यहां से DH निकालो, DH इक्वल्स टू DU प्लस PDV प्लस VDP। ठीक है, आगे देखिए, अब ये देखिए DU प्लस PDV आ रहा है, तो वही फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक,
क्या होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी, और डी क्यू किसके इक्वल होता है बेटा, टी डी एस के। डेट मीन हम डी यू प्लस पी डी वी की जगह क्या लिख सकते हैं, टी डी एस। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड क्या हो जाएगा, डी एच इक्वल टू, इसकी जगह क्या आ जाएगा, टी डी एस प्लस पी डी पी। इक्वेशन कुछ नहीं है, ओके, बट डी एच इक्वल्स टू क्या है, जीरो, तो यहाँ पे जीरो पुट कर दो, किसमें, जूल थॉमसन एक्सपेंशन में, ठीक है, इतना कर लीजिए। चलो समझ में आया या नहीं, प्लीज रिस्पॉन्स में हाँ ना कुछ भी जवाब दीजिए। मैंने कुछ नहीं किया है, जूल थॉमसन एक्सपेंशन में एच की वैल्यू हमें कांस्टेंट होती है, ये हमें पता है, और डीएच की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि जब कोई भी चीज कांस्टेंट होती है उसका डिफरेंशियल क्या होता है, जीरो होता है। फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एंथैल्पी, एंथैल्पी की डेफिनेशन से H इक्वल्स टू U प्लस PV, तो H की जगह DH, DU, PDV और PDP। फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या कहता है कि DQ इक्वल्स टू DU प्लस PDV, तो DQ कितना होता है, TDS, तो यहाँ से DU प्लस PDV की जगह क्या लिख देंगे, TDS, तो DH बराबर DU प्लस PDV की जगह TDS प्लस प्लस VDP VDP। अब DH की वैल्यू कितनी है, जीरो, तो जीरो, TDS प्लस VDP, कितना हो गया। चलिए अब बताइए आया या नहीं, इतना आया या नहीं। हाँ ना कुछ तो लिखिए बेटा कि समझ में आया या नहीं, यस ओके हाँ कुछ भी लिख दीजिए, मतलब समझ में नहीं आया है तो ना भी लिख सकते हो, मैंने ऐसा तो नहीं कहा, कुछ तो लिखिए बट आप लोग हाँ ना कुछ भी लिखिए जिससे मुझे पता चले कि आप लोगों को समझ में आ भी रहा है या नहीं। वैसे तो देखो मैथमेटिकली है, कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी अगर नहीं आ रहा है तो आप ना बोल सकते हो कि मैम दोबारा रिपीट कर दो, या नहीं आया है, या कहाँ से नहीं आया है, इक्वेशन नंबर बता दीजिए, कुछ तो लिखिए। नमन, इशिका, सोनम लिखिए कुछ बेटा। अरे हाँ ना तो जवाब दे ही सकते हो, आ गया है तो ओके, नहीं आया है तो मैम दोबारा अगेन रिपीट कर दो। चलो लिख लो फिलहाल तो। आई होप आप लोगों ने घर का कर लिया होगा। यहाँ से देखिए डीएस की वैल्यू निकालिए, डीएस की वैल्यू कितनी आएगी, टीडीएस इधर आ गया माइनस में और उधर हो गया वीडी टी, लेट मीन डीएस इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, माइनस के वी अपॉन टी डी पी, यही आएगा ना, माइनस के वी अपॉन टी डी पी, ठीक है, इसको डाल दीजिए इक्वेशन नंबर 4। देखिए इन जूल थॉमसन एक्सपेंशन, in Joule-Thomson expansion, एंट्रोपी, एंट्रोपी क्या होती है आपकी, एस, यही तो होती है, और एस मैंने आपको बताई थी किसी चीज का डिसऑर्डर, डिसऑर्डर जितना ज्यादा होगा उस चीज की एंट्रोपी, यानी कि उसके जो पार्टिकल्स हैं अगर वो जितने ज्यादा अव्यवस्थित हैं, मतलब अरेंज नहीं है, डिसऑर्डर फॉर्म में है, तो उसकी एंट्रोपी उतनी ज्यादा होती है। तो आपके जूल थॉमसन एक्सपेंशन क्या कहता है कि एंट्रोपी एस जो है वो फंक्शन होती है, इज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर P एंड टेम्परेचर T, मतलब कि आपका जो एंट्रोपी है
वो किसका फंक्शन होती है? प्रेशर का और टेम्परेचर का। ठीक है, किसमें? जूल थॉमसन एक्सपेंशन में। हमेशा नहीं होती, लेकिन जूल थॉमसन एक्सपेंशन में आपकी जो एंट्रोपी होती है वो फंक्शन होती है प्रेशर का और टेम्परेचर का। सो नाउ आगे देखिए, अपना नेम बताओ। बेटा आपने मुझे लास्ट ईयर देखा था, आई मीन कॉलेज में मैं पढ़ाती थी। पहले तो ये बताओ आप मुझे, आपने लास्ट ईयर मुझे देखा है या नहीं? आप इतना बता दीजिए मुझे कॉलेज में। अब रिस्पॉन्स नहीं करोगे, चलो कोई नहीं। मेरा नाम प्रांशु है और मैंने तुम्हारे कॉलेज में लास्ट ईयर भी पढ़ाया था। आप फर्स्ट ईयर को नहीं पढ़ाया था मैंने, बट सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर इंग्लिश और हिंदी बोथ मीडियम्स मेरे पास थे। और फर्स्ट ईयर नहीं थी, फर्स्ट ईयर जब मेरे पास आई थी तो मैंने उस टाइम कॉलेज लीव कर दिया था, है ना। तो मेरा नाम प्रांशु है, ओके। और मैंने मेरा नेट क्वालिफाइड है, और नेट क्वालिफाइड होने के बाद मेरा गेट भी क्वालिफाइड है, बीएआरसी का एग्जाम भी क्वालिफाइड है मेरा। और आप लोग नेट के बारे में जानते हो या नहीं, ये मुझे बता दीजिए जरूर, क्योंकि अगर नहीं जानते हो तो मैं चाहती हूँ कि मैं आपको इस बारे में नॉलेज दूँ। ठीक है, तो अगर आप जानते हो तो अच्छी बात है, और अगर नहीं जानते हो तो प्लीज मुझे बताइए कि आप लोग नेट के गेट का, बीएआरसी, टिफर, ये सारे एग्जाम्स के आपने नाम सुने हैं या नहीं सुने। ठीक है, तो आप लोग प्लीज मुझे बताइए एग्जाम्स के बारे में आप जानते हो या नहीं। ओके, ठीक है। बीएआरसी नहीं सुना, ओके। अच्छा अच्छा, टिफर सुना है? TIFR, टिफर। टिफर एंड जेस्ट, JEST, जेस्ट। टिफर जेस्ट। हमारे पता है भरतपुर में यही प्रॉब्लम है कि बच्चे इन चीजों के बारे में नाम नहीं जानते। मैं भी बीएससी में थी तो मैं नहीं जानती थी, लेकिन जब मैंने एमएससी किया, और एमएससी भी क्यों, एमएससी के बाद में जब मैं गई थी प्रिपरेशन के लिए, तब मुझे पता चला कि कुछ इस टाइप के भी एग्जाम्स होते हैं। देखो बीएआरसी जो है ना, वो डायरेक्टली साइंटिफिक एग्जाम है। अगर आप बीएआरसी का एग्जाम क्रैक करते हो उसके बाद में आपका इंटरव्यू होता है, और बीएआरसी के एग्जाम्स में आपका वही सेम सारी चीजें वही आती हैं जो आप नेट और गेट के लिए पढ़ते हो। गेट और नेट का जो एग्जाम होता है ना, आप लोग आफ्टर एमएससी जो देते हो, उसमें जो आता है वही बीएआरसी का सिलेबस है सेम। और अगर आप बीएआरसी जो है वो बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है जो मुंबई में है, अगर आप ये एग्जाम क्लियर करते हो तो उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। मेरा क्लियर हो चुका है बट मेरा इंटरव्यू नहीं हो पाया था, है ना। तो अगर इंटरव्यू आपका क्रैक हो जाता है तो आप डायरेक्ट साइंटिस्ट बनते हो। ठीक है, इसके अलावा बीएआरसी के बाद टिफर। टिफर में आपको पीएचडी करने का मौका मिलता है, साथ में एमएससी करने का भी मौका मिलता है। तो आफ्टर बीएससी आप लोग टिफर का एग्जाम क्रैक कर सकते हो, और अगर आप टिफर का एग्जाम क्लियर करते हो तो आप वहां से एमएससी कर सकते हो। एक अच्छा इंस्टीट्यूट है अपने आप में, टाटा, टाटा के नाम से सुना होगा, वो इंस्टीट्यूट है ना। तो बहुत अच्छा है टिफर। एक होता है जेस्ट, जेस्ट भी होता है, उसमें भी आप लोग एमएससी और पीएचडी दोनों ही लेवल का होता है वो। तो बीएससी के बाद आप लोग वहां से एमएससी भी कर सकते हो और पीएचडी भी कर सकते हो, दोनों के लिए ही होता है। लेकिन सबसे बेस्ट जो है ना, मैं तो यही कहूंगी आफ्टर एमएससी जिसका बीएआरसी एग्जाम क्लियर हो जाए, और अगर वो इंटरव्यू क्रैक कर जाता है ना, तो उसकी लाइफ सेटल्ड है। आपको डायरेक्ट लगते ही वहां पे जब आप जाओगे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, 2 साल आपको जाती है डायरेक्ट ही 1 लाख तो वहां की पर मंथ सैलरी होती है एक स्टूडेंट की। ठीक है, तो बीआरसी एग्जाम बहुत अच्छा है और बहुत इजी आता है बीआरसी का एग्जाम। बस यही कि वहाँ पे टाइमिंग लिमिट होती है, जो बच्चे अच्छे से टाइमिंग को एडजस्ट करते हुए पेपर को कर पाते हैं वो क्रैक कर लेते हैं, और जो नहीं कर पाते, टाइम मतलब पेपर इजी होता है बट टाइमिंग की प्रॉब्लम होती है वहाँ पे। ठीक है, तो टाइम सब कुछ होता है वहाँ पे, है ना। आफ्टर एग्जाम बस इंटरव्यू क्रैक करना है। इंटरव्यू क्रैक करना थोड़ा सा वहाँ डिफिकल्ट होता है, इट्स वाई मेरा इंटरव्यू क्लिक नहीं हुआ है, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम देने गई थी इंटरव्यू, मुझे नॉलेज नहीं थी कि इंटरव्यू कैसे देते हैं और क्या देते हैं, इसलिए मेरा रह गया। अगर मुझे पहले से एक्सपीरियंस होता तो शायद मेरा इंटरव्यू भी क्लियर हो जाता। ठीक है, चलो वो कोई बात नहीं है, बट आप लोगों को नॉलेज के लिए मैं आपकी कल वाली क्लास में आपको सब कुछ बताऊंगी, ये सारे एग्जाम्स कैसे होते हैं, क्या पैटर्न होता है, किस टाइप से ये आते हैं। ठीक है, फिलहाल अभी आप ये टॉपिक कंप्लीट कर लीजिए। ओके, 5 मिनट है आपके पास। मैंने क्या कहा, एंट्रोपी जो है वो आपका प्रेशर और टेम्परेचर का फंक्शन होती है। ठीक है, तो आगे देखिए, जब आपकी एंट्रोपी प्रेशर और टेम्परेचर का फंक्शन है, तो डेट मीन जब हम यहाँ से
डीएस निकालेंगे। तो देखिए डीएस कैसे निकालते हैं, डेल्टा एस चेंज किसके रिस्पेक्ट में, पी के रिस्पेक्ट में। तो जब पी के रिस्पेक्ट में चेंज करेंगे, क्योंकि डेल है तो डेल मतलब क्या होता है आपका, टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट यहाँ डेल पी तो इसलिए टीपी प्लस फिर डेल्टा एस, आप किसके रिस्पेक्ट में चेंज करेंगे, टी के रिस्पेक्ट में। जब टीपी के रिस्पेक्ट में चेंज करेंगे तो प्रेशर आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, और यहाँ भी क्या आ जाएगा, डीटी। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन 5, इक्वेशन 5 में देखिए 4 डीएस की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, इतनी, तो यहां से इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए, फ्रॉम 4 एंड 5। ठीक है, तो देखिए माइनस का v अपॉन टी डी पी इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा पी एट कांस्टेंट टी डी पी प्लस डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट पी डी टी। इतना आ गया, इतना कर लीजिए आप तो अभी। इतना कर लीजिए जल्दी से आप लोग। हो गया, आगे देखिए बेटा, माइनस का v डी पी, टी को उधर ले चाहिए तो टी डेल्टा एस अपॉन डेल्टा पी एट कांस्टेंट टी डी पी प्लस टी डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट पी डी टी। ठीक है, आगे देखिए, ओके। अब देखो ये डीपी, ये डीपी, तो ये टर्म, ये वाली टर्म, हाँ ये टर्म इधर ले आइए। ठीक है, तो देखिए इसमें इससे पहले एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, टी को तो ऐसे ही रहने दीजिए। अब देखिए, फ्रॉम फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन, फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन, फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन क्या आती है, देखिए मैंने आपको दो बताए थे, टीवीएस और टीपीएस। ठीक है, तो टीपीएस तो ये वाला यूज करेंगे जिसमें भी अपोजिट में, तो ये हो जाएगा एस पी और टी डेल्टा डेल्टा। अब देखो यहाँ वी रह गया तो वी यहाँ आ गया, जो बाहर है वो अंदर और जो अंदर है वो बाहर, यहाँ वी अपॉन टी आया है इसलिए नेगेटिव साइन। ठीक है, अब यहाँ रख दीजिए वैल्यूज, तो देखो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा पी एट कांस्टेंट टी, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा पी एट कांस्टेंट टी, तो यूजिंग दिस, तो ये हो जाएगा माइनस के वी डी पी अपॉन टी बराबर माइनस का डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी डी पी प्लस डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट पी डी टी। ठीक है, अब देखिए टी को उधर ले जाइए, वी डी पी बराबर माइनस का टी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट पी डी पी प्लस टी टी डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट पी डी टी। ठीक है, अब देखिए इसको यहाँ लाइए, डीपी डीपी है ना, तो डीपी इज कॉमन। ठीक है, ये यहाँ पे माइनस वी एज इट इज रहेगा, ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, टी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट पी, और ये ऐसे की ऐसे ही रहेगा।
TdS अपॉन डेल्टा T एट कांस्टेंट P dt। ठीक है, सही है। आपको ये स्टेप समझ में आया या नहीं, प्लीज रिप्लाई मी। आप लोग रिप्लाई कीजिए कि आपको ये स्टेप समझ में आया है या नहीं आया है। ठीक है, कुछ तो रिस्पॉन्स दो बेटा, मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोगों को आ रहा है या नहीं। हाँ ना, कुछ तो जवाब दीजिए। कल तक सोनम जवाब दे रही थी, सोनम भी नहीं दे रही है मुझे। सोनम हाँ ना, कुछ तो रिस्पॉन्स करो। इशिका, नमन, तीन ही तो स्टूडेंट हो तुम। कोई फर्क ही नहीं पड़ता आप लोगों को कुछ भी आने का। चलिए कर लीजिए इसको, इसे आगे का मैं आपको कल कराऊंगी। मैम लिखने लग जाते हैं। ओके ओके, लिख लीजिए, लिख लीजिए, लिख लीजिए। समझ में आ रहा है या नहीं ये बता दिया, बता दीजिए बस मेरे को। हाँ ओके, ठीक है बेटा। आप लोग लिख लीजिए, इससे आगे का मैं आपको कल कराऊंगी। आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं, पर आप फिलहाल लिख लीजिए। हो जाए तो ओके लिख देना बस। ठीक है, आराम से लिख लीजिए, जब हो जाए तो मुझे रिस्पॉन्स कर देना। ओके एवरीवन, कल मिलते हैं, ठीक है।